लीजिए, अगला है आपके सामने कि राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 जो है वो आयोजित किया गया। तो राजस्थान का कौन सा ऐसा शहर है जहां पर राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025, तो आप कहेंगे सर वो है जयपुर। कहां पर? जयपुर के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदान यानी कि हाड़ौती पठार से संबंधित है। यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा भाग है इनमें से जो कि हाड़ौती पठार से संबंधित है। हाड़ौती नाम आते ही एक तो याद रखिएगा राजस्थान का हो जाएगा कौन सा? दक्षिण पूर्वी भाग। और कौन सा संभाग हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर कोटा संभाग। और कोटा संभाग में इनमें से कौन सा जिला आता है? तो आप कहेंगे सर बारां। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान की रेगिस्तानी मिट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उच्च मात्रा में पाया जाता है। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो रेगिस्तानी मिट्टी के अंदर? देखिए, राजस्थान में मिट्टी की बात करते हैं तो एक तो सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी, तो याद रखिएगा वो है आपके रेतीली या फिर इसे आप कहते हैं बलुई मिट्टी। लेकिन याद रखिएगा पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो आप याद रखेंगे वो है जलोढ़। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो रेगिस्तानी मिट्टी है उसमें उच्च तत्व जो है वो कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है आपके सामने? बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहीं पर अगला क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है भारत की जनगणना। देखिए, जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट, जनगणना से संबंधित एक कैप्सूल लेकर आएंगे जहां एक ही सेशन के अंदर पूरी पूरी जो जनगणना है उसके बारे में वाक्य सहित हल करेंगे। ठीक है, तो भारत की जो जनगणना है 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो शहरी जनसंख्या के मुकाबले सबसे अधिक है? तो वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म, शुष्क, धूल भरी हवाओं निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? अब देखिए, राजस्थान के अंदर गर्मियों के दौरान चलने वाली शुष्क और जो गर्म पवनें होती है उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा उसे आप कहते हैं लू। और सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अगला, केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? अब केवलादेव पूछा है, आप कहेंगे सर यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क पूछे तो वो है, याद रखिएगा, भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। और केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो याद रखिएगा वो है करौली में। तो ये केवला देव है और याद रखिएगा ये केला देवी है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला है आपके सामने, अगले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए। पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित नहीं है? क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब आप पढ़ते हैं कौन सा अभ्यारण्य? रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो आप सब जानते हैं कि ये जो रावली टोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ कहाँ है? तो याद रखिएगा, रा से याद रखेंगे राजसमंद है, ठीक है, ली से याद रखेंगे पाली है, टोडगढ़ अजमेर जो वर्तमान के अंदर ब्यावर जिले का भाग हो गया है। तो राजसमंद में है, पाली में है, अजमेर में है, कहां पर नहीं है? याद रखिएगा झुंझुनू में। ठीक है,
यहीं देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है, याद रखिएगा, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। हम जिसे राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में पढ़ते हैं ना, ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, याद रखेंगे। पहली गोविंद सागर झील है देश की, तो ये राजस्थान की तो सबसे बड़ी है, लेकिन याद रखिएगा देश की सेकंड सबसे बड़ी क्या है? कृत्रिम झील। और ये कौन सी झील है? तो आप कहेंगे सर ये है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कि आपके कौन से जिले में? उदयपुर। लेकिन वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो ये जिस जिले का भाग है वो है सलूम्बर। ठीक है, याद रखेंगे आप। आगे लीजिए, क्या पूछा जा रहा है? देखिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वह महत्वपूर्ण शासक कौन थे जिसे चित्तौड़ में गुहिल राजवंश की पुनः स्थापना का श्रेय दिया जाता है? यानी कि आप जब मेवाड़ रियासत पढ़ते हैं तब आप पढ़ते हैं कि चित्तौड़ पर आक्रमण होता है 1303 के अंदर। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। 1303 से लेकर 1326 तक जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण रहता है बाहरी लोगों का। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र को सौंप दिया था जिसका नाम था खिजर खां। खिजर खां ने इसे मालदेव सोनगरा को सौंप दिया था, आपको पता हो। लेकिन 1326 के अंदर मालदेव सोनगरा के पुत्रों से चित्तौड़ वापस छीन लेता है कौन? राणा हमीर सिसोदिया। याद रखिएगा कौन है? राणा हमीर सिसोदिया। जिससे रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसे विषम घाटी पंचानन कहा जाता है? यानी विपरीत कंडीशन में शेर के समान। वो है आपके कौन? राणा हमीर सिसोदिया, जिन्होंने एक बार फिर मेवाड़ के अंदर मेवाड़ियों को स्थापित करने का कार्य किया था। पुण्य स्थापना किसने की थी? राणा हमीर सिसोदिया ने। इसीलिए इसके बाद में आप एक शाखा पढ़ते हैं, कौन सी? सिसोदिया शाखा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीजिए, कि 1857 में नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने निम्नलिखित में से किस तारीख को विद्रोह किया था? नसीराबाद छावनी। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह जहां हुआ था वो कौन सी छावनी थी? याद रखिएगा, नसीराबाद की छावनी। कब विद्रोह हुआ था? तो आप कहेंगे सर 28 मई 1857 को। कौन सी एनआई ने विद्रोह किया था? याद रखिएगा 15वीं एनआई ने। अच्छा, यहां नसीराबाद छावनी के अंदर कौन से अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे? तो याद रखिएगा स्पॉटिस वुड है और न्यूबरी, इन दोनों को गोली मार दी गई। पेनी नामक जो अंग्रेज अधिकारी है ये दिल का दौरा पड़ने से हार्ट अटैक मर गो। ठीक है, और एक बात याद रखें, नसीराबाद छावनी के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी थे उसका नाम था पिरचांड। इसकी एक पुस्तक एग्जामिनर ने पूछ रखी है। पिरचांड की एक पुस्तक है जिसका नाम है, याद रखिएगा, म्यूटिनीज इन राजपुताना। म्यूटिनीज इन राजपुताना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पिरचांड, जो नसीराबाद छावनी के अंदर अंग्रेज अधिकारी थे। याद रखेंगे आप। ठीक है, तो 1857 में नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर 28 मई 1857। यहाँ के जो प्रमुख नेता थे वो थे बख्तावर सिंह। आगे अगला है आपके सामने, पूछा जा रहा है आपसे कि 30 मार्च 1949 को घटित जो वृहत राजस्थान है, इसी वृहत राजस्थान को याद रखिएगा कहा जाता है ग्रेटर राजस्थान। ग्रेटर राजस्थान के प्रथम जो मंत्रिमंडल है का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सब जानते हैं 30 मार्च, इस दिन एक दिवस मनाते हैं, कौन सा?
राजस्थान दिवस, क्योंकि इस दिन राजस्थान की सबसे बड़ी बड़ी जो रियासतें थी उनका राजस्थान एकीकरण के तहत क्या हो गया था, विलय। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री याद रखिएगा हमारे राजस्थान के फर्स्ट सीएम भी हैं, लेकिन कौन से फर्स्ट सीएम हैं, मनोनीत सीएम है, याद रखिएगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे, एक तो पूछे राजस्थान के प्रथम सीएम कौन, हीरालाल शास्त्री, एक पूछे राजस्थान के फर्स्ट मनोनीत सीएम कौन, हीरालाल शास्त्री। ठीक है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी। अगला, और अगला क्वेश्चन देखिए, दोनों दोनों जो है वो आपके राजस्थानी भाषा साहित्य और जो कृतियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। क्या है देखिए, राजस्थान के वह प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने लीलटास नामक कविता लिखी, विजयदान देता है, बावजी चतुर सिंह जी है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी है, या कन्हैयालाल सेठिया जी है। तो आप कहेंगे सर लीलटास। देखिए एक क्वेश्चन और भी होता है लीलटास से, निम्न में से लीलटास नामक जो पक्षी है इसको देखना कौन से अवसर पर शुभ माना जाता है, तो याद रखिएगा दशहरे के अवसर पर। दशहरे के अवसर पर लीलटास नामक पक्षी को देखना क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। और ये कविता किसने लिखी है, तो याद रख लीजिएगा कन्हैयालाल सेठिया जी ने। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज ए करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और भी है इसी प्रकार से, क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध साहित्य कृति है, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर है, पृथ्वीराज राव है, अमोलक बाता है, या बातारी फुलवारी है। देखिए सूर्यमल मिश्रण आप सब जानते हैं कि ये हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं। क्या है ये, राज्य कवि है, जिनका जन्म जो है वो 1815 के अंदर हरना गांव बूंदी में हुआ है। 1857 क्रांति के प्रत्यक्ष दृष्टा इतिहासकार हैं ये, याद रखेंगे। और सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं की बात हुई गई है, तो देखिए इनकी रचनाओं में राम रंजाट है, वंश भास्कर है, वीर सतसई है, याद रखिएगा सतीरासो है, सतीरासो, छांदोमयुग है, छांदोमयुग, बलवंत विलास है। तो ये जो रचनाएं हैं ये याद रखिएगा किसकी है, आपके सूर्यमल मिश्रण की। यहां पर पूछा भी यही गया कौन सी रचना है इनकी, तो याद रखिएगा वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। अगला, अगला है आपके सामने, लीजिए पूछा जा रहा है, राजस्थानी उपन्यास धोरारा धोरी के लेखक का नाम बताइए। धोरारा धोरी के लेखक कौन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, यादवेंद्र शर्मा, रामेश्वर दयाल शिरमाली, या श्रीलाल नथमल जोशी। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर होगा सी इज करेक्ट आंसर, श्री नथमल जोशी, धोरारा धोरी के लेखक। तो आप देख रहे हैं राजस्थानी भाषा साहित्य और साहित्यकार उनकी जो रचनाएं हैं उनसे रिलेटेड काफी सारे एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे। लीजिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे, हाँ, राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध संतों का जीवन चरित्र इस प्रकार जाना जाता है। यानी कि राजस्थानी भाषा के अंदर काव्य रूप में उपलब्ध जो संतों का जीवन चरित्र है उसे आप किस नाम से जानते हैं, पर्ची के नाम से, रासों के नाम से, रूपक के नाम से, या प्रकाश के नाम से। तो आप कहेंगे संतों का जो जीवन चरित्र है उसे जाना जाता है वो है पर्ची के नाम से, याद रखिएगा। जैसे संत रैदास की पर्ची, कबीर की पर्ची। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है को क्या कहा जाता है। टोपी
सिर ढकने का एक वस्त्र होता है। तो मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है कांचली, बी है कुल्हा, सी है टोपी, डी है साफा या पगड़ी। तो आप कहेंगे सर मेवाड़ की जो पारंपरिक टोपी है यानी सिर ढकने का जो वस्त्र है उसे आप कहते हैं साफा या फिर पगड़ी। पगड़ी आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है। एक बार तो ये भी पूछ लिया गया है एग्जामिनर द्वारा कि हमारे राजस्थान के अंदर निम्न में से प्रतिष्ठा, मान, सम्मान का सूचक है, याद रखिएगा पगड़ी। पगड़ी जिसे आप अलग अलग क्षेत्र विशेष में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कहीं पर आप पाग कह देते हैं, कहीं पर आप साफा कह देते हैं, कहीं पर आप पोत्या कह देते हैं, और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर आप इसे फेंटा भी कह देते हैं। बाकी ये एक याद रखिएगा सिर ढकने का क्या होता है? वस्त्र। आभूषण और वेशभूषा जब आप पढ़ते हैं तब प्रमुख रूप से आप पढ़ते हैं। ये जो पगड़ी है याद रखिएगा, इस पगड़ी को सजाने के भी बहुत सारे आभूषण होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आता है, जैसे पगड़ी सजाने के आभूषण है, सिरपेच है, तूरा है, आपके कलंगी है, ये याद रखिएगा ये आपके क्या है, जैसे मोड़ वगैरह, ये सारे सारे याद रखिएगा पगड़ी सजाने के क्या होते हैं, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आभूषण। इसमें भी दो प्रकार के और विशेष महत्व की चर्चा करेंगे। एक तो आपको पूछा जाता है कि विवाह के अवसर पर निम्न में से कौन सा साफा पहना जाता है? तो आप कहेंगे सर मोटला। एक आपको पूछा जाता है कि निम्न में से दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? तो आप कहेंगे सर मदिल। तो पगड़ी से संबंधित इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि अटपटी जो पगड़ी है, अटपटी पगड़ी जो कि आपके ईरानी शैली में है, निम्न में से कौन सी रियासत से संबंधित है? तो याद रखिएगा मेवाड़ से संबंधित है, मेवाड़, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो पूछा गया इसका राइट आंसर है डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थानी संगीत में व्यापक रूप से प्रयुक्त होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र एक सुशीर वाद्य यंत्र है? देखिए वाद्य यंत्र चार प्रकार के आप पढ़ते हैं, तत्व वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र और औनद वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें फूंक मारने पर या हवा के माध्यम से स्वर उत्पन्न होते हैं। अब ऑप्शन है कामायचा, ऑप्शन है ढोल, ऑप्शन है पुंगी और ऑप्शन है मोरचंग। आप कहेंगे सर यहां पर जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो है पुंगी, पुंगी या जिसे आप कहते हैं बीन। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कि पुंगी या जो बीन है निम्न में से वाद्य यंत्र किस जाति या जनजाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से कालबेलिया जाति जो है इनका वाद्य यंत्र है। कालबेलिया जाति आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान की एक ऐसी जाति है जो सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है, सांपों को पकड़कर अपना जीवन यापन करती है, अपना जीवन यापन करती है। और कालबेलिया नाम आ गया है तो कालबेलिया नृत्य आप सब जानते हैं हमारे राजस्थान का एक ऐसा नृत्य है जिसे अमूर्त रूप से 2010 के अंदर किसमें शामिल किया गया है? विश्व धरोहर में। और अभी हाल ही में आपको पता ही है कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो बहुत ज्यादा चर्चा में, मतलब इनकी जीवन कथा जो है वो चर्चा में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कालबेलिया जाति, याद रखिएगा नृत्य। और कालबेलिया जाति के नृत्यों की यदि हम चर्चा करें तो कालबेलिया जाति के चार नृत्य आप पढ़ते हैं। एक तो है संकरिया नृत्य, एक है आपके पणिहारी नृत्य, एक है आपके बांगड़िया नृत्य और एक है आपके याद रखिएगा इडोनी नृत्य। तो ये कालबेलिया जाति के क्या है? चार नृत्य भी आप पढ़ते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा गया सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा है? तो याद रखिएगा पुंगी या फिर बीन। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए ये दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या कह रहे हैं देखिए। पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित लोक देवता में से किसकी पूजा मुसलमान जो है वो रामसा पीर के रूप में करते हैं। देखिए, जब आप लोक देवता टॉपिक पढ़ते हैं तब इसमें एक शब्द पढ़ते हैं पंचपीर। कौन सा शब्द पढ़ते हैं? पंचपीर। पंचपीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनकी पूजा हिंदुओं के साथ में, याद रखिएगा, मुसलमान भी करते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? पंचपीर। और हमारे राजस्थान में ऐसे 5 पीर हैं। उनसे संबंधित एक कहावत भी है, एक दोहा भी आप पढ़ते हैं कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया महा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जहां। मतलब पंच पीर कौन कौन से हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से शामिल नहीं है, और जो शामिल नहीं है उसमें अक्सर क्वेश्चन आता है तेजा जी, क्योंकि वो पंच पीर में नहीं आते। वो मारवाड़ के प्रसिद्ध लोकप्रिय लोक देवता है, लेकिन पंच पीर में शामिल नहीं। तो पाबू जी, हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, और याद रखिएगा मंगलिया मेहा जी, ये 5 आपके क्या हैं? याद रखिएगा पंचपीर। मंगलिया मेहा जी पंचपीर हैं। यहां पर कह रहा है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको मुसलमान रामशाह पीर के नाम से पूछते हैं, तो आप कहेंगे सर रामदेव जी। और याद रखिएगा रामदेव जी हमारे राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक। पर जैसे आपको पूछा जाता है कि राजस्थान का कौन सा शहर सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना गया है, तो आप कहेंगे सर अजमेर। ऐसे कैसे पूछा जाता है कौन से लोक देवता हैं, तो याद रखिएगा रामदेव जी। रामदेव जी जिनकी जन्मस्थली जो है वो आप सब जानते हैं उड़ू काश्मीर है। उड़ू काश्मीर जो कि आपके शिव तहसील बाड़मेर, बाड़मेर जिसे आप थार नगरी के नाम से जानते हैं, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे जितने भी आप लोक देवता पढ़ते हैं इनमें से एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो एक कवि भी थे, उनकी एक रचना भी है 24 बनिया। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट आप याद रखें। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कजली तीज जो त्योहार है या महोत्सव विशेष रूप से भव्यता के साथ मनाया जाता है। देखिए, तीज की बात आती है तो अक्सर मैं चर्चा करता हूं कि तीज महोत्सव जो है वह राजस्थान में 2 तीज है। कौन सी कौन सी? एक तो है आपरे छोटी तीज और एक है, याद रखिएगा, बड़ी तीज। छोटी तीज जो है वो आती है श्रावण माह में, और ये आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बड़ी तीज जो है ये आती है आपके भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। छोटी तीज जो है, याद रखिएगा, इसे आप कहते हैं हरियाली तीज, और बड़ी तीज जो है इसे आप कहते हैं कजली तीज। छोटी तीज जो है ये प्रसिद्ध है आपके कहाँ की? जयपुर की। बड़ी तीज जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की। ये लीजिए, अब जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसका आंसर दे दीजिए। आपको क्या पूछा? आपको पूछा कजली तीज। कजली तीज बड़ी तीज है, और बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे सर बूंदी की। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन ध्यान रखें। हरियाली तीज, छोटी तीज, श्रावणी तीज भी कहते हैं क्योंकि श्रावण माह में आती है, तो ये भी खास है जयपुर की, और ये है बूंदी की। ठीक है, आगे लीजिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो आपके सामने है राजस्थान में उस्ता कला। कौन सी कला के बारे में बात हो रही है? बात हो रही है उस्ता कला। उस्ता कला का मतलब आप सब समझ गए हैं कि ऊंट की खाल पर स्वर्णिम या फिर
सोने की जो चित्रकारी की जाती है उसे आप क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उस्ता कला। ठीक है भाई, जैसे ये पानी की बोतल है, इस बोतल पर आपके ऊंट की खाल चढ़ा देते हैं और उसके बाद में फिर चित्रकारी करते हैं, उसे बोलते हैं आप क्या? उस्ता कला। उस्ता कला जो है वो कहाँ की फेमस है? याद रखिएगा, बीकानेर की। इस कला का एक और भी नाम है, इसे आप बोलते हैं मुनवती कला। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? मुनवती कला। उस्ता कला के कौन से कलाकार हैं जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? याद रखिएगा, वह है आपके हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता, जिनको 1986 के अंदर क्या दिया गया है? याद रखिएगा, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है उस्ता कला के लिए। उस्ता कला के जो कलाकार हैं वो उस्ताद कहलाते हैं, और इस परिवार को बीकानेर में संरक्षण देने का कार्य जिस महाराजा द्वारा किया गया है वह है, याद रखिएगा, अनूप सिंह। किसके द्वारा है? अनूप सिंह द्वारा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, और इसी कला से संबंधित एक सेंटर भी है। पूछा भी जाता है कि केमल हाइड टर्निंग जो सेंटर है वो आपके निम्न में से कहां पर है? तो याद रखिएगा, बीकानेर। ये भी पूछा जाता है आपके, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आए। चलिए आगे बढ़ते, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर, बीकानेर। क्लियर? आगे लीजिए, अगले क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। अच्छा, ये लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से राजस्थान में घाघरोण किले का निर्माण करवाया था। जो घाघरोण किला है उसका निर्माण किसने करवाया? देखिए, ये जो घाघरोण किला है ये आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर झालावाड़ में। ये जो घाघरोण किला है ये हमारे राजस्थान का प्रसिद्ध ओदक दुर्ग है। ओदक दुर्ग जिसे आप कहते हैं जल दुर्ग, क्योंकि घाघरोण का किला जो है वो आप जानते हैं कि आहू और कालीसिंध नदियों के क्या है? संगम पर बना हुआ है। और ये भी किला जो है ये बिना नींव का है, याद रखेंगे। क्योंकि आप जब पढ़ते हैं तो आप ये जरूर पढ़ते हैं कि घाघरोण का जो किला है वो डायरेक्ट बना हुआ है डंग घंगधर उच्च भूमि पर। और जियोग्राफी की दृष्टि से भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे राजस्थान में कौन से जिले का भूभाग जो है वो डंग घंगधर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है? तो वो है झालावाड़ में। याद रखिएगा। इस घाघरोण किले के अन्य नाम भी आप पढ़ते हैं, जैसे इसे डोडगढ़ कहते हैं, डोड परमारों द्वारा निर्मित है। इसे आप धुल्लरगढ़ भी कहते हैं, और एक नाम और भी आप पढ़ते हैं, इसे आप जालिम कोट भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो परकोटा है वो आपके जालिम सिंह द्वारा बनाया गया। लेकिन यहां पूछा है कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो ऑप्शन नंबर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर। याद रखिएगा, बीजल देव। ठीक है, अगली बात, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये रहा कि राजस्थान के करौली क्षेत्र में केला देवी के भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भक्ति गीतों को क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर केला देवी, याद रखिएगा कहां पर है? करौली। और इनका जो मेला है वो कहलाता है लक्खी मेला, और लक्खी मेले का मुख्य आकर्षण यदि आप पूछेंगे तो आप कहेंगे सर वही है जो केला देवी के भक्तों द्वारा, वह है लांगूरिया। याद रखिएगा, तो लांगूरिया आकर्षण है। लक्खी मेला, किसका लक्खी मेला? केला देवी। कहां पर है? करौली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? देखिए, अगला ये रहा आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है आपसे, देखिए, कि वालर नृत्य जो है
वो राजस्थान के सिरोही क्षेत्र की निम्नलिखित में से किस जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है। देखिए यहाँ पर जिस नृत्य की बात हो रही है वो है वालर। और वालर नृत्य आप सब जानते हैं बहुत खास है। इसकी बहुत सारी बातें एग्जामिनर पूछता है। कई बार तो ऐसे भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वो वालर नृत्य के बारे में सही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले वालर नृत्य क्षेत्र पूछे तो सिरोही, क्योंकि वालर नृत्य सिरोही में जिस जनजाति द्वारा किया जाता है वो है ग्रासिया, क्योंकि ग्रासिया जनजाति का घूमर है, ये याद रखिएगा, ग्रासिया जनजाति। वालर नृत्य जो है ये एक ऐसा नृत्य है जो महिला और पुरुष दोनों मिलकर करते हैं, याद रखिएगा। पहली बात तो एक तो बात ये हो गई कि सिरोही क्षेत्र का है, दूसरा ग्रासिया जनजाति का है, तीसरी बात महिला व पुरुष मिलकर करते हैं, चौथी बात ये बिना वाद्य यंत्र का है, याद रखिएगा। ऐसा नृत्य जो बिना वाद्य यंत्र का होता है, ये इसकी चौथी खास बात। पांचवी बात याद रखिएगा, सबसे धीमी गति से किया जाने वाला नृत्य है। भाई जैसे हम पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में सबसे तेज गति से जो नृत्य करते हैं वो तो है आपके कच्छी घोड़ी नृत्य, लेकिन सबसे धीमी गति से जो नृत्य किया जाता है वो है आपके कौन सा, वालर नृत्य, जिसे गरासियों की क्या बोलते हैं, घूमर। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो क्या है, सी इज करेक्ट। अच्छा, पुरुषों द्वारा याद रखिएगा हाथ में कपड़ा, रुमाल या फिर छाता लेकर नृत्य किया जाता है। तो ये वालर नृत्य की खास खास बातें हैं, 4-5 जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आगे अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर क्षेत्रों की लोक नाट्य शैली है। बताइए कौन सी जो है वो इन क्षेत्रों की लोक नाट्य शैली रही है। लालसोट, दौसा और सवाई माधोपुर क्षेत्रों की बात हो रही है। ऑप्शन में देखेंगे तो जयपुरी ख्याल है, कुचामणी ख्याल है, हेला ख्याल है और तूरा कलंगी ख्याल है। आप कहेंगे सर जयपुरी ख्याल जयपुर की है, कुचामणी ख्याल कुचामण की है, तूरा कलंगी ख्याल चित्तौड़गढ़ में नींबाहेड़ा, घोसुंडा इन क्षेत्रों की है। बचा ऑप्शन एक ही है, वो है हेला ख्याल। हेला ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो है, याद रखिएगा, हेला शायर। हेला का मतलब होता है लंबी आवाज देना, लंबी आवाज। ठीक है, याद रखिए, ये लंबी आवाज दे देकर शायरी क्या करते थे, इनकी पत्नी बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन देखिए इनके नाम से वहां के क्षेत्र की ख्याल प्रसिद्ध है, हेला ख्याल, हेला शायर की। ऑप्शन नंबर क्या है, याद रखिएगा, सी इज ए करेक्ट आंसर। अगला अगला है आपके सामने, लीजिए, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकनाट्य जो है वो आपके महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल के दौरान जयपुर में उत्पन्न हुआ था। रम्मत, आप कहेंगे सर रम्मत की आप बात करते हैं तो रम्मत तो पश्चिमी राजस्थान की है, जैसलमेर में शुरुआत हुई, वर्तमान में प्रसिद्ध बीकानेर की है। फिर है तमाशा, आप कहेंगे सर ये राजधानी है। तमाशा जो है याद रखिएगा कहाँ का लोकनाट्य है, जयपुर का लोकनाट्य, जिसकी शुरुआत किसके समय हुई है, याद रखिएगा प्रताप सिंह के शासनकाल में। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन। एक तो जयपुर का तमाशा है और एक जयपुर के अंदर आप पढ़ते हैं जयपुरी ख्याल। ठीक है, आगे अगला है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध हवेली जो है वो जैसलमेर में स्थित है। देखिए जैसलमेर की जब बात होती है तो 3 प्रकार के बहुत ही खास हवेली, एक तो आपके पट्टुओं की हवेली आप पढ़ते हैं, एक आप नतमल की हवेली आप पढ़ते हैं और एक आप पढ़ते हैं सालिम सिंह की हवेली। याद रखिएगा जैसलमेर में 3 प्रसिद्ध हवेलियां आप पढ़ते हैं। पट्टुओं की जो हवेली है ये याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध है नक्काशी और पत्थरों की जाली और कटाई के लिए। ये 5 मंजिला है, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण है वो सेठ घुमानचंद बाफना ने करवाया है। कौन है, सेठ घुमानचंद बाफना। नतमल की जो हवेली है इसके जो कारीगर हैं वो है, याद रखिएगा, लालू वे हाथी। और कहते भी हैं कि नतमल की हवेली वे हवेली है जिसके कारीगरों के हाथ जो है वो ताजमहल के समान काट दिए गए थे। तो ये नतमल की हवेली, इसमें किसी भी शिल्प या कला का दोहराव नहीं है, शिल्प का दोहराव नहीं है, मतलब एक प्रकार की डिजाइन वापस नहीं है।
और सालिम सिंह की हवेली को आप नौखंडी हवेली कहते हैं, क्योंकि ये 9 खंड में थी, हालांकि वर्तमान के अंदर ये 7 खंड की ही है, 2 खंड ऊपर से उतार लिए गए। तो यहाँ पूछा गया जैसलमेर में स्थित है, तो आप कहेंगे सर पट्टुओं की हवेली, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ये वही क्वेश्चन है जो अभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए मस्त रहिए, तैयारी में व्यस्त रहिए और लगातार अपनी पढ़ाई को इसी प्रकार से जारी रखिए। मिलते हैं, धन्यवाद आप सबका।